नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 16 और 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर, इस महीने के अंत में जेपी नड्डा बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो बैठक में विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी मंथन। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। तो बीजेपी कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 16 और 17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होगी और इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। वाटर विजन 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, उतना ही प्रभाव पैदा होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात। एस रमन, अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक सिडबी, स्मिता मोहंती, महाप्रबंधक नाबार्ड, और आशीष चौहान, एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उदय कोटक, और एबी विजय कुमार, कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अजय खुराना, कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनेश खरा, सीएमडी एसबीआई तो विशाल, और इसके अलावा कई और ऐसे उद्योगपतियों जिनसे मुलाकात की है। दीपक गुप्ता, मनीष जैन, प्रशांत कुमार, राकेश शर्मा, हर्षा बंगारी, तरुण शर्मा, रमेश अय्यर, ये सभी उद्योगपति जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात। देखिए, 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और इस दौरान आज दूसरा और आखिरी दिन है, और इस दौरान उद्योगपतियों से संवाद करते हुए और बैठक लेते हुए नजर आए। जहां तमाम उद्योगपति पहुंचे, बड़ी संख्या में उद्योगपतियों का जमावड़ा देखने को मिला, और इस दौरान मीडिया और उद्योगपतियों को संबोधित भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है।
अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश, और मैं मानता हूं अभी कि अगर हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास और कर लेंगे तो जितनी अभी तक हमारा खाद्यान्न उत्पादन है इसमें 3 गुना वृद्धि करने की सामर्थ्य अभी उत्तर प्रदेश रखता है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। प्रचुर जल संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है, डेयरी सेक्टर में अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता फरियल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरियल, अभी क्या तस्वीर, देखिए उद्योगपतियों से जो संवाद था वो खत्म हो चुका है, संबोधन खत्म हो चुका है, अब कहीं ना कहीं सबकी नजर रोड शो पर है। कितनी देर में इस रोड शो की शुरुआत होगी और क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां इस वक्त? जी देखिए, अगर हम रोड शो की बात करें तो अभी की खबर आ रही है कि शायद रोड शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी का शेड्यूल किया गया था टाइमिंग देखते हुए, तो 2 बजे तक का टाइम था, तो वो हिसाब से पुलिस की प्रोटेक्शन सारी चीजों का इंतजाम किया गया था। लेकिन क्योंकि जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो थोड़े डिले हो गए और 2 बजे के करीब जो है ये कार्यक्रम जो है इधर ताजुद्दीन में जो रखा गया था वो खत्म हुआ। जिसमें अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रेशियो होने वाला है या नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 90% जो है रेशियो कैंसिल होता है। तो 2 बजे तक वक्त दिया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की साथ पुलिस भी तैनात की गई थी, क्योंकि अगर मुंबई एक महानगरी है और अगर ट्रैफिक वगैरह की काफी ज्यादा समस्या हो जाती है और हाई लेवल वीआईपी सिक्योरिटी जब हम देते हैं तो उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर आ जाती है। तो क्योंकि कार्यक्रम डिले हुआ है तो रोड शो शायद अब नहीं होने वाला है। और अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो खत्म हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने कांग्रेस की जिम्मेदारी और सारे जो आश्वासन दिया है उनकी जो जिम्मेदारी जो उन्होंने ये भी कहा कि एक कदम बढ़ाएंगे, हम कदम बढ़ाएंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम इकोनॉमी पूरी तरह से, और इसमें आप यूपी का सहयोग करें, यूपी को जो सपना यूपी दिख रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंप्लीट करने के लिए, उसमें सहयोग करें। जितने इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पीपीटी के थ्रू और अपने भाषण के थ्रू ये संबोधित करते हुए फूड प्रोसेसिंग हो जाए या जो सिक्योरिटी बेसिस यूपी में है, चाहे वो जो गुंडा राज में चल रहा था वो किस तौर पर खत्म हुआ है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर की लैंड सबसे ज्यादा अवेलेबल है यूपी में। सारी चीजों को बहुत ही बाखूबी से जो है वो प्रदर्शित किया है इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि उन लोगों का जो माइंड है वो जो अहम चीजें जो यूपी में अभी है जिसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपना जो इन्वेस्टर्स का ध्यान की और आपको साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो ही ठीक है वाटर जी। जो सबसे बड़ा है वो ही बना रहा है। तो ये सारी चीजें जो पहली बार एशिया में सबसे बड़ी जो चीजें बनेगा रहा है, तो राजनीतिक तौर पर जो है इन्वेस्टर्स जो है उनका इस सारी चीजों के बाद जो है वो ध्यान आकर्षित किया है इन्वेस्टर्स की, और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरियल इस जानकारी को देने के लिए।
यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली के एलम से शुरू हुई है। एलम से चलकर कांधला कस्बे में बस स्टैंड के पास पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा कैराना की तरफ रवाना हो गई। एलम और कांधला के बीच में कई जगह पर यात्रा का स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहे। कांधला और एलम के बीच शिवालिक ढाबा पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के झंडे और फूलमाला से स्वागत किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कैराना के लिए रवाना हो गई। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश। जमीन खरीद फरोख्त का सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 7 दिन में 50,000 लोगों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछा सवाल कि पुनर्वास की क्या है व्यवस्था। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस आदेश पर रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या उन लोगों के पुनर्वास की कोई और व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, इस पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पुनर्वास को लेकर सवाल खड़े किए। हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और कहीं ना कहीं इससे वहां पर रहने वाले लोगों को इस फैसले से चिंता में डाल दी थी। और इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर अभी रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। आपको बता दें, रेलवे की ये जमीन थी जहां पर अतिक्रमण किया गया था और इस अतिक्रमण को खाली कराया जाना था और इसी अतिक्रमण को खाली कराने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला हुआ था कि सभी उस पूरी जमीन को खाली किया जाए। हालांकि वहां पर घर बसे हुए थे, 50,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए। 7 दिन में 50,000 लोगों को ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। अगर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है तो ही हटाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से सवाल भी पूछा कि पुनर्वास की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। सबकी नजर इस फैसले पे थी कि आखिर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है। और देखिए, कहीं ना कहीं उन 50,000 लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वर्डिक्ट दिया है, जो निर्णय सुनाया है, वो 50,000 लोगों के लिए राहत भरी खबर लेके आया है। जो अगले 1 हफ्ते में प्रस्तावित था उनके घर, मकान, दुकान आदि का टूटना, अब उस पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर 1 सप्ताह में कैसे आप इन लोगों को हटा सकते हैं। दूसरा, इनके पुनर्वास की रिहेबिलिटेशन की क्या व्यवस्था होगी। तीसरा, किस समय पर भूमि को लेकर क्या क्या किया गया, इन सारी चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब देखना ये होगा कि रेलवे का अगला निर्णय क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वो आगे चैलेंज कराता है या कोई लीगल ओपिनियन लेता है। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में दिल्ली जैसा हिट एंड रन केस सामने आया है। दिल्ली की तर्ज पर नोएडा के सेक्टर 14A में न्यू ईयर की रात हुई घटना। डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। घसीट कर 14A से शनि मंदिर पर ले गया कार चालक। सीसीटीवी में शनि मंदिर के पास दिखी डिलीवरी बॉय की बॉडी। अस्पताल में इलाज के दौरान डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। आरोप कार चालक का नहीं पता लगा पाई है। तो फेज 1 पुलिस, नोएडा थाना फेज 1 इलाके का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से दिल्ली में जिस तरह से हिट एंड रन केस सामने आया और उसके बाद अब देखिए यही मामला नोएडा में भी सामने आया है कि न्यू ईयर की रात में डिलीवरी बॉय की टक्कर एक कार सवार से होती है। तो तेज रफ्तार कार ने
टक्कर मारी और उसके बाद डिलीवरी बॉय को तेज रफ्तार से खींचता हुआ ये कार सवार ले जाता है, घसीटता हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। 1 जनवरी 2023 को थाना फेज 1 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में 14A के पास पड़ा हुआ है, जिसमें तत्काल थाना प्रभारी फेज 1 पीसीआर मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घायल का नाम कौशल बताया जा रहा है और इसके भाई अमित की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें लगाई गई हैं। अमित को एक कॉल आया था, जिसमें एक ओला के ड्राइवर के द्वारा ये बताया गया था कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। किसके द्वारा ये कॉल किया गया था, वो ड्राइवर कौन था, किन परिस्थितियों में किया गया था, इसकी जांच की जा रही है, इसको ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से अभी एक बात पता चली है कि घायल को कुछ दूरी तक ड्रैग किया गया था। सभी सीसीटीवी फुटेज देखने के पश्चात यह तथ्य पुष्टिकारक रूप से प्रमाणित नहीं होता है। सभी बिंदुओं पर जांच की। 1 जनवरी को बांदा में दिल्ली जैसी घटना सामने आई। महिला को स्कूटी सहित काफी दूर तक घसीटते हुए ये लोग ट्रक चालक की चपेट में आई। महिला ने तोड़ा दम। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थी महिला। नगर कोतवाली के मवई इलाके की ये पूरी घटना है। तो महिला को स्कूटी में मौजूद इस महिला को किस तरह से ट्रक की चपेट में आने से घसीटती हुई चली गई। काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया ट्रक चालक। तो ट्रक की चपेट में आई महिला ने दम तोड़ दिया। बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत ये महिला थी। नगर कोतवाली के मवई इलाके की ये पूरी घटना है। प्रयागराज में 6 जनवरी 2023 से आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। योगी सरकार 2023 के माघ मेले को जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। कल्पवासियों को रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था की जा रही है। माघ मेले में संतों महात्माओं का आना शुरू हो गया है। उनके रहने के लिए पंडाल भी बन रहे हैं। तो 6 जनवरी 2023 से इस माघ मेले का आयोजन होना है। 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर इसे पेश किया जाने की तैयारी है। तो संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। कल्पवासियों को रहने के और शुद्ध पानी की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो 6 जनवरी 2023 से आयोजित होगा माघ मेला। साधु संतों और कल्पवासियों के उनके सेक्टर में ही मिलेगी सुविधाएं। 2025 में लगने वाले महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर ये तैयारियां की जा रही हैं। तो संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट बनाए जा रहे हैं। तो कल्पवासियों को रहने और पीने के लिए शुद्ध व निर्मल जल की व्यवस्था। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान है। संतों महात्माओं के लिए बनाए गए हैं पंडाल। 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान। तो लगभग 700 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में माघ मेला बसाया गया है। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या। तो हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डिप्टी एसपी की तैनाती होगी। तो ये वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साधु संतों और कल्पवासियों को उनके सेक्टर में ही मिलेगी तमाम सुविधाएं। तो वेंडिंग जोन पे फसाड लाइटिंग लगेगी ताकि मेले में एक रूपता हो। 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। तो 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होना है। और अब खबर मथुरा से है, जहां वेबसाइट www.mathuranic.in लॉन्च
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने लॉन्च किया। नववर्ष कैलेंडर का भी किया विमोचन। वेबसाइट से श्रद्धालुओं को मिलेगी जनपद के धार्मिक स्थलों की जानकारी। तो धर्म स्थलों पर जाने के मार्ग और सभी स्थानों पर एसएचओ के फोन नंबर उपलब्ध। वेबसाइट में प्रमुख मंदिरों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय भी उपलब्ध है। नववर्ष कैलेंडर में मथुरा वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों की झांकियां दर्शाई गई हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फुट की दूरी में होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मंदिर निर्माण का काम जारी है, जिससे पूरे होने का इंतजार देश के तमाम लोग कर रहे हैं। रामलला की प्रतिमा कैसी बननी चाहिए, इस पर अपने सुझाव दिए। आज वो सुझाव सबके सामने रख दिए गए। अभी इस पर और चिंतन होगा। विद्वानों का सुझाव ये था, दर्शक की आंख और भगवान की आंख एक लाइन में आनी चाहिए। बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। कानपुर के बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पहल की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों की अधिकार की सुरक्षा बीजेपी की कर रही है। सपा और बसपा को आड़े हाथों भी लिया। सही में सबके अधिकारों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अन्य पार्टियां ओबीसी के नाम से वोट तो ले सकती हैं, लेकिन वो सफाई तक सीमित रहते हैं। और एक पार्टी है जो दलित के नाम से वोट लेने का काम करती रही अभी तक, वो अपने तक सीमित रही है। यदि सही मायने में सारे समाज का अधिकार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो यात्रा सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, देश जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत को कैसे जोड़ा जाता है, ये मोदी जी ने काम किया है। एक झुग्गी झोपड़ी में बैठा, आदिवासी क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, पहाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति, उस तक राशन कैसे पहुंचाया जाए, ये होता है भारत जोड़ो का मतलब। राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो, जो कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के आरडीएसओ चौराहे पर मामूली विवाद में एक रिक्शे वाले ने दूसरे रिक्शे वाले की जान ले ली। दरअसल शराब के नशे में दो रिक्शे वालों के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए और ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे एक रिक्शे वाले की मौत हो गई। वहीं आरोपी रिक्शे वाले को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।